आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, इस प्रियम भारत भारतम, इस प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। एक गायिका जिन्हें शोहरत मिली फिल्म हम के इस गाने के जरिए। कागज कलम दवाला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। जानी मानी गायिका शोभा जोशी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका शोभा जोशी और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे गाने भी वो हमें गुनगुना के सुनाएंगी। शोभा जी बहुत बहुत स्वागत, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको? सबसे पहले विविध भारती के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ विविध भारती में आई हुई हूँ इंटरव्यू के लिए। और आकाशवाणी से जो मेरा 30-40 साल का जो संबंध रहा है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना होगा, तो वो जाहिर है मुझे खुशी ही है कि मैं काफ़ी साल के बाद फिर से मैं आकाशवाणी पे और विविध भारती पे आई हूँ। इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपने कहा कि आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना ताल्लुक रहा है और आज आप सीधे पुणे से विविध भारती आई हैं हमसे बात करने के लिए, तो इसके लिए हम आपको और भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी दूरी तय की आपने हमारे स्टूडियो में आने के लिए। क्या आकाशवाणी पुणे से बहुत गहरा नाता रहा था आपका? नहीं, मैं ऐसे उसको रीजनलाइज या प्रादेशिक हैसियत से नहीं देखती हूँ, पूरे आकाशवाणी को देखती हूँ मैं। बिल्कुल सही क्योंकि है। मैंने बहुत सारे आकाशवाणी के केंद्रों से गाया हुआ है, परफॉर्म किया है, रिकॉर्डिंग की है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सच है कि मैंने पुणे आकाशवाणी से शुरू किया था मेरा काम। मैंने ऑडिशन पहले पुणे आकाशवाणी में दी थी। अच्छा। तो पुणे आकाशवाणी से एक अच्छा संबंध, गहरा संबंध भी है और एक एफिनिटी बोलते हैं ना कि एक लगाव सा होता है जहाँ से आप शुरू करते हैं, तो वो जरूर है। और बाद में मैं मुंबई आई तो मैंने मेरा नाम ट्रांसफर किया था मुंबई आकाशवाणी पे। वाह वाह। तो मुंबई आकाशवाणी पे मैंने बहुत काम किया। मुझे याद है कि गीत गंगा जैसा कार्यक्रम जो है उसमें भी आप हिस्सा। जी, मैंने वो प्रादेशिक विविध भारती, जैसे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई, उनसे मैंने 2 बार गीत गंगा पेश की थी। एक थी मराठी में और एक थी हिंदी में। तो वो भी अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऑडियंस से एक रिलेशन बनता था, ऑडियंस से डायलॉग होता था जी, और अपने पसंदीदा और कुछ ऑडियंस के पसंदीदा गाने सुनवाना, ये भी एक बहुत अच्छा काम था। बिल्कुल। आपने कहा कि पुणे से आपका ताल्लुक रहा है और महाराष्ट्र का सांस्कृतिक शहर गिना जाता है पुणे को। कैसा माहौल था आपके बचपन में और क्या संगीत आपको अपने परिवार से मिला था? एक तो पुणे का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। एक सुंदर शहर था पुणे। अभी भी अन्य शहरों के मुकाबले में अभी भी अच्छा है, लेकिन वो पहले का पुणे नहीं है। और हम जो पुणेइट्स हैं, हमें बहुत गर्व होता है हमारे शहर पे। हमारे शहर के बारे में हम बहुत ही अभिमान जैसे बोलते हैं, वैसा होता है हर पुणे वासियों को, जो सच्चा पुणेइट है उनको। बिल्कुल, मैंने देखा है कि अपने शहर से अटूट लगाव और उस पर बहुत ज्यादा गर्व। जी, तो छोटा था, अच्छा था। और पुणे जैसे आपने कहा, विद्या और कला, मराठी में बोलते हैं विद्या और कले से माहिर घर। वाह वाह। तो पुणे की ख्याति थी कि
विद्या और एजुकेशन और आर्ट पुणे में बहुत ही ऊंचे पायदान पर था, आज भी है। तो ऐसे वातावरण में मैं रही हूँ और ऐसे वातावरण में मेरी परवरिश हुई है। तो जो माहौल आपके इर्द गिर्द होता है उसका असर जरूर होता है आपके। और घर के, जैसे आपने पूछा, मेरे घर में कोई प्रोफेशनल सिंगिंग या कोई ऐसे कलाकार नहीं था। मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है कि मैं एक संगीत के घर से आई हूँ, ऐसी मेरी बैकग्राउंड नहीं है। मैं ही पहली हूँ हमारे घर में, हमारे फैमिली में, कि जो संगीत से जुड़ी हुई हूँ और संगीत में काम किया मैंने और मैं गायिका बन गई। लेकिन जीन्स में जरूर आया है मेरी माताजी से। अच्छा। वो बस हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी अभिरुचि जो थी, उनकी जो टेस्ट थी, वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। पढ़ी लिखी थी, अच्छे फैमिली से आई हुई थी। उन्हें गाना बहुत पसंद था, लिटरेचर पसंद था और वो खुद अपने लिए गाना सीखती भी थी। अरे वाह। तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और थोड़ा सा हारमोनियम भी बजाती थी और क्लासिकल गुरुओं से सीखनी भी थी। वो जीन्स में जरूर आया है गाना जी। मुझ में। आपने किन लोगों से तालीम ली? मैंने बहुत गुरुओं से सीखा है गाना। सबसे पहली गुरु जिसने मुझे सारे गामा सिखाया वो मेरी माँ है। बिल्कुल। और वो मुझे गाने भी सिखाती थी। जो भी गाना वो गुनगुनाती थी मैं गुनगुनाना शुरू कर दी और पिकअप करती थी एकदम फास्ट। तो उनके ध्यान में आया कि इसको नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है। मेरी माँ ने कहा मुझे कि मैं जब 2.5 साल की थी तब मैं लता जी, आशा जी के गाने गाती थी। अरे वाह। और बिल्कुल सुर में गाती थी। और हमारे घर में तो रेडियो था नहीं, लेकिन जो पड़ोसी थे उनके यहाँ मैं जाके सुनती थी, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना सुनना और मुझे वो याद हो जाते थे, ट्यून याद हो जाती थी, वर्ड्स याद हो जाते थे। तो मेरी माँ ने वो गौर किया कि इसमें नेचुरल टैलेंट है, इनबॉर्न है, इसकी आवाज़ तो इनबॉर्न है, ये भगवान की एक बहुत प्रेशियस देन है मुझे जी। और भगवान की कृपा है बहुत कि मुझे एक एक्सेप्शनल आवाज़ भगवान ने दी है। तो मेरी माँ ने सोचा कि इसकी आवाज़ भी बहुत गिफ्टेड है ऊपर वाले से और इसको एक नेचुरल टैलेंट भी है, तो इसको गाना सिखाया जाए। तो सबसे पहले मैं पंडित विष्णु दिगंबर विद्यालय में जाती थी गाना सीखने, जो पंडित विनायकराव पटवर्धन जी चलाते थे, और वहाँ मैंने 6-8 महीने क्लास की। मेरी उम्र थी 6 साल। अच्छा। और फिर मेरी माँ ने और मेरे वहाँ के गुरु जो थे पंडित दत्तात्रेय आगाशे जी, उन्होंने देखा और मेरी माँ को कहा कि इसका पिकअप बहुत अच्छा है, ये आवाज़ सुरीली है, सब एक ध्यान से गाना सीखती है और जो मैं बताता हूँ वो तुरंत गाती है, तो आप इसको प्राइवेट सिखाओ। तो फिर मेरी प्राइवेट ट्यूशन शुरू हो गई पंडित आगाशे बुआ जैसी। फिर माणिक वर्मा जी के साथ मैंने गाना शुरू किया। मेरे गुरु ने मुझे कहा, आगाशे जी ने, कि अभी मेरे पास जो था वो सारी विद्या मैंने तुमको दी है, अब तुम्हें इसके आगे का सीखना है जो मेरे पास नहीं है। तो इतने वो सिंसियर, ऐसा प्रामाणिक इंसान या गुरु बहुत कम मिलता है आजकल। तो उन्होंने मुझे माणिक वर्मा जी के पास भेजा। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रभात रे जी के पास सीखी। वाह। फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में जब डिप्लोमा किया तो वहाँ मैं पंडित निवृत्ति बुआ सरनाइक जी से सीखी, और जब मैंने मास्टर्स किया तो मैं पंडित यशवंत बुआ जोशी जी से सीखने आई। क्या बात है। तो ये सारे मेरे क्लासिकल के गुरु हैं। सुगम संगीत के गुरु हैं पंडित यशवंत देव साहब और पंडित गजानन राव वाटवे जी, जो पुराने जमाने के गायक थे और पुणे में रहते थे। बिल्कुल। और गजल मैंने सीखना शुरू किया क्योंकि जो मैं गाती हूँ आज भी वो मैं सीख के गाती हूँ जी। और मेरी एक धारणा थी तभी, जब मैं कॉलेज में थी, बहुत यंग थी, तभी मुझे ऐसे लगता था कि आप कुछ भी गाओ करो वो सीखे बगैर मत करो। और मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि जो भी करना है वो सीखो और बाद में वो करो। तो मुझे लगा कि मैंने गजल सीखी नहीं है, और अगर गजल गानी है तो वो सही अंदाज में गानी चाहिए। गजल गायकी अलग है, गजल का अंदाज अलग है, और गजल की अदायगी जो है वो भी अलग है। तो मुझे किसी ने नाम बताया महेश चंद्र जी का, शिवाजी पार्क में। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा गाना सुना और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, गला तैयार है आपका, क्लासिकल बढ़िया गाती हैं, लेकिन गजल गायकी आपके गले पे अभी चढ़ी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, और उन्होंने मेरा गला गजल के लिए तैयार किया।
ओके। उसका क्रेडिट महेश चंद्र जी को जाता है। और उनके पास जो पुराना एक अंग है ठुमरी में, मुल्तान अंग बोलते हैं उसको, जो पाकिस्तान अभी मुल्तान प्रोविंस है वो वहां पे है, तो वहां की मुल्तानी संगीत या मुल्तान काफिया क्या है, वो एक स्टाइल है। जैसे पूरब अंग की ठुमरी है, पश्चिम अंग की ठुमरी है, पंजाब अंग की ठुमरी है, वैसे मुल्तान अंग है। तो वो गायकी उनके पास, क्योंकि उनके फादर पाकिस्तान में बहुत बड़े नामवर गायक थे मास्टर चंदर, तो वो गायकी उन्होंने मुझे सिखाई और गजल का सही अंदाज उन्होंने सिखाया। और बाद में जब मेहदी हसन जी ने मेरा गाना सुना अमेरिका में, तो उन्होंने मुझे फोन किया और बताया। मेहदी हसन जी से मुलाकात यहाँ हुई थी जब वो मुंबई आते थे, तो जान पहचान थी सिर्फ। और मैं बचपन से चाहती थी, क्योंकि पुणे में सबसे पहले मेहदी हसन जी के गाने का स्पूल रिकॉर्डिंग मेरे पास था। वाह। और मैं स्कूल में थी और मेरी माँ उनका गाना मुझे लाहौर रेडियो से रात के 11:15 बजे आता था जब मैं स्कूल में थी, तो मुझे उठा के सुनाती थी, देखो कोई मेहदी हसन गा रहे हैं, कैसा गाते हैं, देखो गौर करो, और गाना ऐसा गाना चाहिए। वाह वाह। तो ये अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ये किस्से, लेकिन वो सहरा भी मेरी माँ के सर पे जाता है। मेहदी हसन जी का गाना इंट्रोड्यूस उसने मुझे किया था जब मैं 7-8 साल की थी। तो बाद में एक इत्तेफाक हुआ, ऐसा एक योग बना कि मेहदी हसन जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे गंडाबंद शागिर्द बनाने का कबूल किया। ये तो बड़े गौरव की बात है। ये बहुत गौरव की। और मैंने मेहदी साहब से कुछ दिन गज़लें सीखी, जो उनकी स्टाइल उन्होंने मुझे बताई, गज़ल की खासियतें क्या है, उनकी जो एक गायकी है उसकी खासियत क्या है, वो सब मुझे उन्होंने सिखाया। तो मैं भाग्यशाली हूँ बहुत कि भगवान ने आवाज़ दी और भगवान ने ऐसे दिग्गज गुरु भी मुझे दिए। बिल्कुल, गज़लों वाली बातें आगे चलकर हम करेंगे, लेकिन अभी मैं वापस वहाँ लौटना चाहता हूँ जहाँ आप लता और आशा जी के गाने गाया करती थी अपने बचपन में। जी। उन दिनों की याद के नाम एक गाना गुनगुनाइए, फिर हम अपने सुनने वालों को वो गाना प्ले करेंगे। अभी लता जी के काफी सारे, क्योंकि रेडियो पे ही सारे गाने बजते थे, लेकिन एक गाना एकदम जहन में आ रहा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सजा फिल्म का गाना जो मैं बचपन में सुना था। वाह वाह। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए।
बात है। तो इस तरह से आपकी स्कूली शिक्षा भी चल रही थी और आपकी तालीम साथ में चल रही थी, अलग अलग गुरुओं से आप क्लासिकल की तालीम लेते चली जा रही थी। तो गायकी और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करती थी आप उस समय में? ये अच्छा सवाल पूछा है। मेरे पिताजी जो थे वो एकेडमिक ओरिएंटेड थे जी। ही वांटेड मी टू बी वेरी गुड इन माय एकेडमिक स्टडीज। वो बोलते हैं लड़कियों ने सीखना जरूर चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन तो काफी अहमियत रखती थी। अभी बाद में लोग बहुत पढ़ते हैं और जैसे मैंने भी बाद में बहुत पढ़ा। तो मेरे पिताजी कहते थे नाच गाना ड्रामा कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई पहले। वाह। तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पहले थी और मेरी माँ आर्ट की बहुत फैन थी तो उसकी वजह से मैं आर्ट में आ गई। तो आर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि माँ और बाप, एक एजुकेशन और एक आर्ट, और आप माँ बाप के साथ रहते हैं जब तो दोनों के साथ आप पलते हैं, दोनों चीज़ों के साथ। तो वैसे मेरी परवरिश हो गई और स्कूल स्टडीज में भी मैं अच्छी थी। और पिताजी ने कहा था कि अगर ग्रेजुएशन कम से कम नहीं किया तो गाना नहीं होगा तुम्हारा, और वो काफी मतलब उस पे जोर देते थे। तो दोनों बराबर चलता था। क्या बात है। अच्छा, उस जमाने में बहुत संगीत की महफिलें पूना में हुआ करती थीं और एक से एक दिग्गज कलाकार देश भर के, दुनिया भर के गाने के लिए आया करते थे। तो किन लोगों को आपने अपने बचपन के, किशोरावस्था के दिनों में सुना? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी कलाकार को, यानी गाने वाले कलाकार को या बजाने वाले भी, गाना सीखना जितना जरूरी है उतना गाना सुनना भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात है। तो गाना सुनने से आपके कान और मन दोनों तैयार हो जाता है। आपको एक नजर मिलती है लोगों का सुनने से। जैसे हम किसी की बात सुनते हैं, अरे ये आदमी या औरत कितनी अच्छी बात कर रही है, तो हमें वो अट्रैक्ट करती है। या एक आदमी कितनी बुरी बात कर रहा है, हमें ये करना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही संगीत का है। तो सुनना क्यों चाहिए? अच्छा गाना सुनना चाहिए, बुरा भी कभी कभी सुनना चाहिए कि कैसे गाना नहीं चाहिए। इसलिए तो ये भी आदत मुझे मेरी माँ ने डाली। मैं जब 5-6 साल की थी तब से वो मुझे महफिलों में लेके जाती थी और उसे घर का काम होता था तो कभी वो कहती थी मैं आती हूँ घर का काम करके, तो लेकिन तुम इस जगह से हिलना नहीं, बैठ के सुनना, जो भी गा रहे हैं उनको ध्यान से सुनना। तो मुझे जो याद है, पंडित भीमसेन जोशी जी तो पुणे के ही थे, तो उनको बहुत बार सुना। और जैसे सवाई गंधर्व महोत्सव में सभी कलाकार आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी महफिलें म्यूजिक सर्कल्स करते थे। तो भीमसेन जी के अलावा पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, नारायण राव व्यास जी, फिर बिस्मिल्लाह खान जी और कुमार गंधर्व जी, फिर उसके बाद दिल्ली से भी बहुत लोग आते थे। नसीर अहमद खान साहब एक थे, बहुत अच्छा गाते थे, उनको भी सुना। फिर रविशंकर जी, उस्ताद अल्लाह रखा जी, वाह वाह, शामता प्रसाद जी, पंडित उषा थिरकवा जी, सबको मैंने ऑडियंस में स्टेज के सामने बैठ के, जब मैं छोटी सी 5-6 साल की थी तब से सुना है। मतलब अभी गिनती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकारों को मैंने सुना है। और डांस, जैसे बिरजू महाराज जी के डांस देखे। मैं कथक भी सीखती थी पहले, गाना सीखने से पहले, तो कथक से भी थोड़ी सी जान पहचान थी, तो उसमें भी रुचि थी मुझे। तो वो डांस देखना भी मुझे अच्छा लगता था। लेकिन पुणे एक ऐसा शहर था कि जो अति महारथी कलाकारों को बुलाता था, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, और भीमसेन जी की वजह से सवाई गंधर्व में तो बहुत बड़े बड़े कलाकार सुनने को मिलते थे। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त का आपका सपना हुआ करता था कि बड़े होकर आपको भी ऐसा मंच चाहिए, आपको भी इसी तरह से गाना है? मेरा कोई सपना नहीं था। मुझे गायिका बनना है, मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, मुझे गाना ही करियर, ये कोई विचार थे ही नहीं मन में। लेकिन एक विचार जो आपने एंड में का वाक्य कहा, वो था कि मुझे ऐसे गाना गाना आना चाहिए। ये एक जुनून मेरे पे था और मैं बिल्कुल होशो हवास खोती थी जब मैं ये दिग्गज कलाकारों को सुनती थी कि क्या ये, कहाँ से, कैसे ये गाना आता है, और मैं गा सकती हूँ, मुझे आवाज है, तो मुझे ऐसे गाना आना चाहिए, मैं ऐसा गाना सीखूंगी। ये मेरे मन में हमेशा रहता था। मैं कभी सोच के इस प्रोफेशन में नहीं आई क्योंकि घर में बैकग्राउंड नहीं था गाने का।
तो ऐसे कभी बातें ही नहीं होती थी कि नहीं तुमको ये कलाकार बनना है। जैसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक आ जाता है, वैसे हमारे घर में कोई नहीं था। ऐसे विचार थे नहीं कि मुझे एक कलाकार बनके ही अपनी करियर बनानी है। लेकिन मैं सीखती गई क्योंकि सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं सीखती गई तो उसके जब डीप जाने लगी तो पता चला कि ये कितना बड़ा महासागर है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके मैंने कुछ बूंदें हासिल की हैं। आज तक भी मैं यही समझती हूँ कि वो बहुत ही थोड़ी बूंदें हैं, आगे बहुत सीखना बाकी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे मैं गाती गई, जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता गया, बुलाया तो बस गए और गा दिया। तो ऐसे मैं इस क्षेत्र में आई कि किसी ने दरवाजा खोला मेरे लिए जी, और बस मैं अंदर आई। यहाँ एक गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। शकद मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने। हम बन जा रहे हो, इश्क दे मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने। जवानियां हमने लिखी हैं वो कहानियां, कहते हैं जिसको सब जवानियां हमने लिखी हैं वो कहानियां। हम बन जा रहे हो, इश्क दे मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने। मिटा हुआ मिटा हुआ मिटा हुआ मिटा मिटा हुआ मिटा हुआ मिटा हुआ मिटा मिटा हुआ इशारे हो, गोरी पुकारे हो, आसैया प्यारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने है, क्या कहने। हम बन जा रहे हो, इश्क दे मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है,
हाय क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने। Down, down, dick, dick, down, down, dick, 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 down, down, dick, dick, down, down. पी जाऊं तुझको पीकर झूम लूं, जो कुछ देखा है वो सब चूम लूं, हाय पी जाऊं तुझको पीकर झूम लूं, जो कुछ देखा है वो सब चूम लूं, हाय अंबर पे तारे हो, दिल में अंगारे हो, तेरे लश्कारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने। हम बन जा रहे हो, इश्क दे मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने। अच्छा, जब स्कूल की पढ़ाई खत्म होने को थी और आप कॉलेज की तरफ पढ़ रही थी, क्या कभी कोई ये ख्याल भी था कि आपको फिल्मों में गाना है या उस तरफ जाकर संघर्ष करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कूल से कॉलेज में आई, फिर कॉलेज से मेरा या स्कूल के लास्ट ईयर से मेरा थोड़ा सा पब्लिक के सामने गाना शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे गुरु चाहते थे, जो पंडित अगाशे बुआ जी थे, कि तुम पुणे में जितने भी छोटे छोटे सर्कल हैं वहाँ गाया करो। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो डर है लोगों के सामने गाने का वो निकल जाएगा जी। और ये बहुत जरूरी है किसी कलाकार को, कि लोगों का अगर डर आपके मन में बैठे तो आप गा ही नहीं पाओगे। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई थी, छोटे पैमाने पे कॉन्सर्ट्स होती थी, तो मैंने शुरू किया और फिर कॉलेज में गई तो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मैं जरूर हिस्सा लेती थी। तो जैसे कमाल अमरोही ट्रॉफी हमारे कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन, सारे पूरे महाराष्ट्र के इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था शशि कपूर जी के हाथ से। वाह। तो वो एक एनकरेजमेंट थी कि अरे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, मैंने ये करना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए, मतलब गाना सीखना चाहिए। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, लेकिन फिल्मों में गाने का कोई भी सपना नहीं था या कोई विचार भी नहीं था, लेकिन वो भी दरवाजे अपने आप खुले मेरे लिए।
बिल्कुल, इसकी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन चूंकि एक पूरी धारा चली बातचीत की जो गजलों की तरफ भी गई थी। जी शोभा जी, एक तरफ अलग अलग गुरुओं से आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली और फिर यूं हुआ कि महेश चंद्र जी ने ये कहा कि अभी आपके गले पर गजल गायकी का अंदाज नहीं चढ़ा है, और एक ऐसे गायक जिन्होंने एक शब के मुसाफिर हैं हम तो जैसी गजल गा के बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी जी। उस जमाने में, तो फिर गजल का रंग आपके गले को चढ़ाने में किस तरह का रियाज करना पड़ा? एक तो शास्त्रीय संगीत जो भी सीखा हुआ है अच्छा, और शास्त्रीय संगीत गले पे चढ़ा हुआ है, काफी साल उसमें गुजारे हैं किसी भी कलाकार ने, तो उसके लिए किसी दूसरे प्रकार की गायकी सीखनी तो पड़ती है, लेकिन उसे सीखना या उसको अपने गले पर चढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता जी। सिर्फ एक गले का जो चलन है, आपकी वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि सारा जो काम है वो वोकल कॉर्ड्स पहले आपके विचार करते हैं और वो वोकल कॉर्ड्स में उतारते हैं आप, और फिर वोकल कॉर्ड्स काम करती हैं, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत की महफिलें भी करती थी, मेरे रिकॉर्ड्स भी हैं क्लासिकल म्यूजिक के, तो मेरे लिए ये एक अलग दायरा था, एक अलग शिक्षा थी कि वो भी सीखनी है मुझे गले पे, तो वो सीखना मेरे क्लासिकल के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से आसान हो गया। लेकिन आसान कब हुआ? जब महेश जी ने मेरे से वो गायकी रट के ली। जी जी। और वो रटना मतलब क्या है? रटना इज रियाज। तो वो आप जो भी फ्रेजेस बताते हैं, जो भी गायकी के जो कुछ अंदाज बताते हैं, गले को कैसे, कौन से लफ्ज पर गला आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो बताते हैं उसका भी रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल। और ऐसे मेरे गजल गायकी मेरे गले पे चढ़ी और उसका क्रेडिट सारा महेश जी को जाता है। क्या बात है। यहाँ एक गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप बड़ी हो रही थी तब फिल्मी गानों से और फिल्मों से आपका किस तरह का ताल्लुक था? फिल्मी गाने तो मैंने, जैसे मैं 2.5 साल की उम्र से मैं लता जी, आशा जी के गाने गाती थी।
और आपने कहा था कि वो याद भी हो जाते थे। मुझे याद भी होते थे, ट्यून भी याद होती थी जी। और मुझे पहला प्राइज म्यूजिक कंपटीशन में मेरी 8 या 9 साल की उम्र में मिला था पुणे में। बहुत बड़ी म्यूजिक कंपटीशन स्कूल के बच्चों को होती थी, तो वो भी मुझे पहला प्राइज मिला था आशा जी का गाना गा के। एक मराठी गाना मैंने उनका गाया था। जी जी। लेकिन फिल्मों के गाने से तो मेरा संबंध मेरे बहुत ही छोटी उम्र से रहा है और ऐसे मैं उन गानों में खो जाती थी और लता जी के गाने, आशा जी के गाने मैं बस सुनती ही रहती थी और साथ में शास्त्रीय संगीत भी सुन। तो दोनों संगीत मैं आज भी गाती हूँ या मैं हर प्रकार का संगीत गाती हूँ, उसकी नींव उस वक्त रखी गई जब मैं 2.5 साल की थी। बिल्कुल। और मेरी माँ ने मुझे हर तरह के गाने गाने की आदत डाली। सही है। फिल्मी गाना वो भी गुनगुनाती थी, मराठी भावगीत वो भी गुनगुनाती थी, वो गाती थी, नाट्य संगीत वो गुनगुनाती थी, तो वो भी मैं गाती, वो भी मैंने बाद में सीखा। ये बचपन से ही सिलसिला शुरू हुआ और फिल्मी गाने आज भी मैं सुनती हूँ और बाद में मैं फिल्मों में गाऊंगी ऐसे तब मुझे मालूम नहीं था लेकिन वो एक जहन में था और उसके संस्कार हुए थे मेरे पे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिल्मी गाने, खास करके पुराने फिल्मी गाने मुझे बहुत पसंद हैं। अब एक मजेदार सा सवाल ये है कि लता जी के गाने आपको और आशा जी के गाने आपको बहुत पसंद थे और क्लासिकल म्यूजिक भी आप सीख रही थी, तो लता जी और आशा जी के किन्हीं गानों में से कोई एक क्लासिकल गाना चुनिए जो हम अपने सुनने वालों को सुनाएंगे। पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है। गाइड फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
भारती के स्टूडियो में हमारे साथ जानी मानी गायिका शोभा जोशी हैं और उनसे बातें चल रही हैं उनकी पूरी संगीत यात्रा के बारे में। बहुत सारी बातें हमने की और गजलों की, क्लासिकल म्यूजिक की बातें भी की, और अब मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए कि जिंदगी में वो कौन सा मकाम था जब फिल्मी गानों का दरवाजा आपके लिए खुला और ये किस तरह से हुआ था? उसकी कहानी भी पुणे से शुरू हुई। अच्छा जी, मेरा फिल्मी करियर की भी नींव या जो शुरुआत हुई वो पुणे से हुई। मैं रेडियो पे, जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत ही कम उम्र में रेडियो की ऑडिशन दी, जो जायज उम्र होती है ऑडिशन देने के लिए, उसके बाद जो 18 साल की होती है, तो वो ख़त्म करके मैंने ऑडिशन दी थी। तो पुणे रेडियो में बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार जो पुणे में रहते थे, कुछ लोग मुंबई से भी आते थे, तो ऐसे उनसे राब्ता होता चला गया। तो उसमें जैसे राम फाटक जी हैं जिन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जी के बहुत अच्छे भजन किए हैं, फिर मधुकर गोळवलकर जी थे जो तार शहनाई वादक थे लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, माणिक वर्मा जी के, मालती पांडे जी के उन्होंने बहुत गाने किए थे। तो उसके अलावा राम कदम जी जो मराठी फिल्मों के बहुत बड़े संगीतकार हैं जी, तो वो भी पुणे रेडियो में आते थे अपने काम से, और उनके असिस्टेंट थे राम किंकर जी, वो भी पुणे में थे, वो क्लैरिनेट बजाते थे। तो जैसे रेडियो पे मेरा गाना शुरू हुआ तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि शोभा, मेरी एक फिल्म बन रही है, कोई मराठी फिल्म, राम किंकर जी की मैं बात कर रही हूँ जी, तो उसमें एक श्लोक गाना है, तुम गाओगी? तो मैंने कहा हाँ गाऊंगी। तो वो 4 लाइंस का श्लोक था, वो अभी उस फिल्म का मुझे नाम याद नहीं है जी, लेकिन वो मेरा पहला फिल्म का गाना था, बॉम्बे लैब दादर में जी जी बिल्कुल, तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ हुई थी। तो वो मेरा पहला कदम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में था। तो राम कदम जी को जब वी शांताराम जी की झुंझ फिल्म मिली जी, मराठी फिल्म जो वी शांताराम जी बना रहे थे, तो उसका संगीत राम कदम जी को दे रहे थे, तो उनको मेरा नाम और जान पहचान तो रेडियो पे हुई थी। बिल्कुल। उनके मैसेंजर से मुझे मैसेज आया, वो घर पे आए और कहे कि आपको राम कदम जी ने बुलाया है, आपको मराठी फिल्म का गाना गाना है। तो मैं पुणे में उनका घर था, तो मैं उनके घर में गई, रिहर्सल हुआ, और वो वी शांताराम जी की पहली पिक्चर थी झुंझ, और उसमें मुझे सोलो गाना था। मैं पुणे से रिकॉर्डिंग में गई थी, पूरा भीग के गई थी, जुलाई महीना था मुंबई की बारिश से जी। और वो मेरा पहला सोलो गाना मराठी फिल्म का था। और उसके बाद मैंने काफी मराठी फिल्मों के गाने गाए, और मैं फिर बाद में गाना सीखने के लिए मुंबई आई। अच्छा। माणिक वर्मा जी के पास मैं गाना सीखने जाती थी, तो पुणे से डेक्कन क्वीन से आती थी, हर संडे गाना सीखती थी और डेक्कन क्वीन से वापस जाती थी जी। क्योंकि तब मैं काम करती थी, जॉब भी करती थी, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। हाँ। मैं डिफेंस अकाउंट्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें मैं काम करती थी। और क्योंकि मुझे मास्टर्स करना था और मेरे पिताजी ने कहा था कि मास्टर्स करो लेकिन साथ में काम भी करो और मास्टर्स करो, और तुम्हारा गाना तुमको जहां जैसे भी सीखना है उसके लिए उसकी मदद हो जाएगी। तो मैं 6 दिन काम करती थी, 7वें दिन मैं माणिक वर्मा जी के पास गाना सीखती थी। फिर माणिक वर्मा जी बीमार हो गई तो मैंने प्रभा अत्रेय जी से गाना सीखना शुरू किया, और तब मैंने सोचा कि मुझे मुंबई रहना जरूरी है, ऐसे एक दिन सीख के नहीं काम चलेगा। तो मैं मुंबई आई, फिर प्रभा जी के पास मैंने गाना सीखा, और तब मुंबई तो फिल्म इंडस्ट्री की मेन सिटी है, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे सारी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात होने लगी प्रोग्रामों के जरिए। मैं कभी ऐसे सोच के नहीं गई थी कि मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाना है, लेकिन जैसे जैसे मेरे कैसेट्स आए वेस्टर्न कंपनी से, और वो दौर था लता जी के वर्शंस निकालने का, वो दौर चल रहा था जी। और तब तक मैं मेरे 6 एल्बम म्यूजिक इंडिया से बना चुकी थी, क्लासिकल, गजल, भजन, कोरी गीत, मराठी भावगीत, ऐसे मेरे 6 एल्बम्स म्यूजिक इंडिया ने निकाले थे। तो वेस्टर्न कंपनी ने कहा मुझे कि आप ये हमारे लिए गाने गाओ लता जी के। तो मैंने कहा मैं मेरे अपना गाना गाना चाहती हूँ। मैं लता जी मेरी डिस्टेंट गुरु हैं, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके गाती हूँ, लेकिन मुझे अपने गाने गाने हैं और मैं गा चुकी हूँ, 6 एल्बम कर चुकी हूँ। तो बोलते हैं आपके हम वो भी एल्बम्स करेंगे लेकिन आप अभी ये कर दो क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। तो उन्होंने मुझे साइन किया और लता जी के गाने, तो वो जो कैसेट्स थी वो बहुत पॉपुलर हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि कवर वर्शंस लता जी के गाने एक कैसेट में 10-12 गाने सुनने को मिल रहे हैं, ये एक नई बात थी और टी सीरीज ने वो शुरू की थी। जी जी।
तो उसमें मैं भी आ गई, लेकिन उसका मुझे फायदा ये हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी सुना, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सुना उसको, और मुझे बप्पी लहरी जी ने लव 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 फिल्म का गाना गाने के लिए बुलाया। तो ये वो पहला मौका था हिंदी जो फिल्म इंडस्ट्री के, जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड जो आजकल बोलते हैं जी, ये पहला मौका था। और वहां से मेरी फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने की, हालांकि मैंने कोई ऐसा बहुत दूसरी गायिकाओं के मुकाबले में मेरा काम कोई ऐसे इतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड है मेरा काम, लेकिन मैं भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टरों के यहाँ गाना गाने को मिला। कितनी घबराहट थी जब बप्पी लहरी ने बुलाया था और फिल्मी गाना रिकॉर्ड हो रहा था? घबराहट तो थी, एक टेंशन था कि बड़ा बैनर था बी सुभाष जी की फिल्म, आमिर खान और जूही चावला, उनकी भी पहली फिल्म थी, तो एक टेंशन सी महसूस होती है कि मेरा गाना अच्छा होना चाहिए, इतना बड़ा मुझे मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो वो थोड़ी, लेकिन जब बप्पी जी के यहाँ मैं घर पे रिहर्सल के लिए गई, सब म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल्स होती थी, तो उन्होंने काफी कि कुछ नहीं, अच्छा गाना शोभा, आप अच्छा गाती हैं और बस बिल्कुल दिल लगा के गाओ। तो वो एक बोलते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाने के लिए, तो वो सपोर्ट सिस्टम अच्छी थी, तो मैंने गा दिया और 2 टेक में गाना ओके हो गया। महबूब स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, और वो गाना चलने से फिर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के पास भी मैं, जैसे जयदेव जी के पास गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास मैंने गाया, और राजेश रोशन जी के साथ गाया जी, और बड़े बड़े संगीतकारों के साथ भी मैंने काम किया। तो हमें गुनगुना के बताएंगी वो कौन सा गाना था जो पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी में आपने गाया? बहुत अच्छा गाना है वो, जिसको अनजान जी ने लिखा था। ना चिट्ठियां ना कोई संदेशा, सुर्ख गुलाबों के मौसम में चेहरों के रंग काले, प्यासे ही कहीं रह जाए ना, तेरे चाहने वाले, ना चिट्ठियां ना कोई संदेशा।
जानी मानी गायिका शोभा जोशी से यूनुस खान की बातचीत। हम बंजारे हो, इश्क दे मारे हो, दिल विल हारे हो, कहते हैं सारे हो, क्या कहने है। इस बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। दूसरा भाग सुनिए अगले हफ्ते इसी दिन। हो जाती है दीवानी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा। छाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।